सेंटिंग का कार्य करने के दौरान हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से घायल हुए श्रमिक को अब परिवार के भरण पोषण के लिए मदद की दरकार। एसपी कार्यालय पहुंचे सिद्धबाबा निवासी श्रमिक ने ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग की। नगर निगम चुनाव की मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 17 जुलाई को एमएलबी स्कूल में होने वाली मतगणना की प्रक्रिया में करीब 1,500 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं से मरीज और उनके परिजन हलाकान। खासकर ओपीडी में पर्ची बनवाने के दौरान बिजली चले जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रखा गया जनरेटर भी शुरू होने में लगभग घंटा भर ले लेता है। तब तक कतार और लंबी हो जाती है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत बरगी की सरपंच और रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस योजना का लाभ आपातों को देकर भ्रष्टाचार किया गया। दमोह नाका स्थित कृषि उपज मंडी में व्याप्त गंदगी का आलम यह है कि मंडी में आने वाले व्यापारियों और किसानों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि बारिश के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे आवागमन में भी दिक्कतें पेश आती हैं। पिछले 6 महीनों से परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आक्रोशित आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन किया। आशा उषा कार्यकर्ता संगठन ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने में लोगों की रुचि नहीं, जिसके चलते कम संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर डोज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गोहलपुर पानी की टंकी के नीचे काबिज एक अतिक्रमण को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध झेलना पड़ा। विकलांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए आरोप लगाया कि एक दिव्यांग परिवार को बेरोजगार करने की कोशिश हो रही है। नीलामी में हो रही देरी के कारण पुलिस थानों में जब्त वाहनों का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता अभियान को ठेस पहुंच रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जरा भी परवाह नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जनसुनवाई बंद होने के बाद भी एसपी कार्यालय पहुंच रहे आवेदक एसपी कार्यालय में दे रहे हैं शिकायतें। 6 महीनों से परिवार नियोजन की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। जिला चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन कर आशा कार्यकर्ताओं ने भुगतान जल्द कराने की मांग की। सेंटिंग का कार्य करने के दौरान हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से घायल हुए श्रमिक को अब परिवार के भरण पोषण के लिए मदद की दरकार है। एसपी कार्यालय पहुंचे सिद्धबाबा निवासी श्रमिक ने ठेकेदार के विरुद्ध मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि एकता चौक स्थित जीवीएम रेसिडेंसी में निर्मित हो रहे पटेल के मकान की सेंटिंग लगाने के दौरान ये हादसा हुआ था। एकता चौक स्थित जीवीएम रेसिडेंसी में पटेल परिवार के मकान के निर्माण के दौरान सेंटिंग का कार्य कर रहे लगभग 2-3 मजदूर करंट लगने से गिर गए और घायल हो गए थे। घटना 3 जून की है और इसमें घायल हुए सिद्धबाबा क्षेत्र निवासी बबलू चौधरी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ठेकेदार नितिन विश्वकर्मा के विरुद्ध शिकायत दी है। उसने इलाज भी ठीक तरह से नहीं कराया और न ही उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की है। मैं सेंटिंग का फट्टा खोलता रहा, ऊपर हाई टेंशन थी, झटका लगा, मैं ऊपर से गिरा, मेरे कमर चली गई और दोनों हाथ चले गए। मेरी छोटी छोटी सी 2 बेटी हैं और मेरी बूढ़ी माँ घर में, मेरे पालने वाला कोई नहीं है। महोदय से मेरी प्रार्थना है कि मेरे को न्याय दिलवाया जाए। कौन ठेकेदार के द्वारा काम पे लगाया गया? नितिन विश्वकर्मा। ये कहाँ का रहने वाला है? उकरी का है। वहीं मदन महल आमनपुर क्षेत्र में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर डीके जाधव ने एसपी के नाम शिकायत देते हुए बताया कि हाल ही में उनके पड़ोसी दुकानदार से हुए विवाद में पुलिस ने उनके बेटे पर मामला दर्ज किया है। लिहाजा इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि नीरज वर्मा और वो जो स्टाफ है उसको जो है वो सस्पेंड किया जाए और हम जैसे निर्दोष लोगों को, मेरी उम्र 71 साल है, इसके बावजूद भी जो है वो किसी तरीके का ना पुलिस ने अपना कोई व्यवहार दिखाया और झूठी रिपोर्ट के दम पर उनने मेरे बेटे को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में जो है उसको उल्टा लटका के उसके पैरों में जो है वो डंडों से प्रहार किया।
गौरतलब है कि आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर फिलहाल जनसुनवाई बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर एसपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। नगर निगम चुनाव की मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 17 जुलाई को एमएलबी स्कूल में होने वाली मतगणना की प्रक्रिया में करीब 1,500 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार मतगणना के लिए कमरों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना 8 बजे से आरंभ कर दी जाएगी। नगर निगम चुनाव के नतीजों का प्रत्याशियों शहरवासियों को बेसब्री से इंतजार है। चुनाव की मतगणना 17 जुलाई को होगी और उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इलैया राजा टी ने बताया कि इस बार मतगणना के परिणामों में गति लाने के लिहाज से मतगणना कक्षों की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। वहीं लगभग 1,500 कर्मचारी अधिकारी मतगणना के कार्य में तैनात किए गए हैं। वहीं सुबह 7 बजे स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और 8 बजे से मतगणना का काम आरंभ होगा और 9 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। इस बार हम लोगों ने नंबर ऑफ रूम से रूम्स बढ़ाए हैं सो दैट एक्चुअली सुविधाजनक रूप से प्रत्याशी और उनकी एजेंट्स हैं बैठ करके उसको देख सकें। 18 कमरे हैं हम लोगों ने चिन्हित किए हैं इसी पर्पज़ के लिए हैं और एजेंट्स का और प्रत्याशी को एंट्री करने के लिए अलग रास्ता है और मीडिया और हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और उसको एंट्री करने के लिए अलग रास्ता हम लोगों ने रखे हैं। एंड उनका एक रूम पे 5 टेबल होगा, इसका मतलब 18 कमरे में ये होगा। इसके अलावा आरओ का टैबुलेशन करने के लिए भी कमरे अलग किए हुए हैं। एंड डेफिनेटली सुरक्षा व्यवस्था रहेगा। स्ट्रांग रूम में काफ़ी सुरक्षित है, सुरक्षा व्यवस्था लगा हुआ है। उस हिसाब से हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके काउंटिंग का दिन भी एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कराने के लिए एक पूरा सुरक्षा व्यवस्था को वो कराएंगे। एक एलईडी भी लगाया जाएगा जगह जगह पे सो दैट एक्चुअली हर राउंड पे मतलब कितने भी मतदान हुए उसका हम लोग लगातार उसको दिखा सके। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम उसको भी हम लोग को बेहतर रखने के लिए बोला, वह कमरे के अंदर भी कमरे के बाहर भी लगातार हम लोग इस प्रक्रिया को लोगों को बताते रहे। वहीं मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इसके अलावा एलईडी टीवी और अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों तक परिणाम पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं से मरीज और उनके परिजन हलाकान हैं। खासकर ओपीडी में पर्ची बनवाने के दौरान बिजली चले जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रखा गया जनरेटर भी शुरू होने में लगभग आधे घंटे का समय ले लेता है, जब तक कतार और लंबी हो जाती है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जिला अस्पताल की ओपीडी में यदि अचानक बिजली गुल हो जाए तो जनरेटर चालू करने में आधे घंटे लग जाते हैं, जिसके कारण मरीज के परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। पर्ची बनवाने आए लोगों का कहना है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए ताकि मरीजों को जल्दी उपचार मिल सके। वैकल्पिक व्यवस्था होने के बाद भी लोगों का इंतजार करना कहीं न कहीं अव्यवस्थाओं को दर्शाता है। सर 9 बजे के आए सर, कुछ नहीं, लेकिन लाइट गोल हो। हाँ, लाइट गोल। हम 20 मिनट खड़े रहे, समथिंग ज़्यादा देर हो गई, आधा घंटे हो गए होंगे फिर। हाँ, खड़े हैं। क्या पर्ची बनवाने आए? हाँ, पर्ची बनवाने आए हैं। विक्टोरिया में हम लोगों को आए 9 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो लाइट गोल हो गई और हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। और पर्ची भी स्लोली बन रही थी, धीरे धीरे बन रही थी, खड़े हम लोग। यहाँ विक्टोरिया में ऐसा कहा जाता है कि लाइट गोल होगी तो डीजल तुरंत मिलता है, आधे घंटे डीजल नहीं आया। कुछ नहीं, सब ऐसे ही खड़े हुए, परेशानी हो रही है। पंखा भी देखो अभी इतना स्लो चल रहा था। हाँ बिल्कुल, मेरी छोटी बेटी है, उसके लिए मैं स्लिप बनवाने आई हूँ। मरीज और उनके परिजनों की माने तो लाइट गोल होने पर एक्सरे रूम और वार्डों में भी मरीजों को काफी दिक्कतें पेश आती हैं। जनपद पंचायत मझौली की ग्राम पंचायत बरगी के सरपंच और रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली किए जाने की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस योजना का लाभ अपात्रों को देकर भ्रष्टाचार किया गया है। मझौली के ग्राम बरगी से आए घनश्याम खंपरिया ने कलेक्टर के नाम एक शिकायत सौंपकर बताया कि ग्राम सरपंच और रोजगार सहायक के द्वारा पीएम आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी जांच करके उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। 2 बार लोगों को जिनको इंदिरा आवास मिल चुके थे उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया और यहाँ तक कि पैसे लेकर के अगर पति अपात्र है तो पत्नी का नाम प्रमुखता से लाया गया, जबकि पति के रहते हुए पत्नी की कोई प्राथमिकता नहीं है। ऐसा भ्रष्टाचार इनके द्वारा किया गया और उसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब से किया। कलेक्टर साहब ने उसे सुना और जिला पंचायत सीईओ को और तत्काल कार्रवाई के लिए आदेश भी कर दिया।
अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उसको हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाने के लिए बिल्कुल सहर्ष तैयार हैं, चूँकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो 13 सूत्री नियम दिए गए हैं उस नियम के तहत वो पूरे अपात्र हैं। नियम में 13 कम से कम 25 लोग अपात्र हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि दोनों ही अपात्रों को इस योजना का लाभ दिया गया है, जबकि पात्र हितग्राही इससे वंचित हैं। दमोह स्थित कृषि उपज मंडी में व्याप्त गंदगी का आलम इस कदर है कि मंडी में आने वाले व्यापारियों और किसानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना है कि बारिश के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे आवागमन में भी दिक्कतें पेश आती हैं। कृषि उपज मंडी की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो गई है और रही सही कसर यहाँ के व्यापारियों द्वारा पूरी कर दी जाती है। दरअसल उनके द्वारा खराब सब्जियां और फलों को फेंक दिया जाता है और यहाँ वहाँ फेंके गए ये फल सब्जियों के स्थान पर कचरे के ढेर लग जाते हैं और हालात बारिश में ज़्यादा खराब हो जाते हैं, जिसके कारण कचरों के ढेर से दुर्गंध आने लगती है और लोगों को आवागमन में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ ना डेली कोई साफ़ सफाई हो रही है, सिर्फ कचरा कचरा कचरा। लोग यहाँ अपनी दुकानों का कचरा सब बाहर फेंक देते हैं और बारिश होती है तो वो पूरा कीचड़ में वो हो जाता। ये इससे कोई भी सफाई नहीं है। कभी कभार सफाई हो जाती है, फिर वापस वही, फिर कभी कभार सफाई हुई। मतलब यहाँ डेली सफाई होनी चाहिए तो वो नहीं हो रहा है वैसा कुछ भी। आम है, भटे है और कहने चाहिए बैगन है, लहसुन है, सब पड़े हैं सर। सफाई नाम नहीं है सर। सफाई नहीं दिख रही नहीं है ना सर, गंदगी बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा है सर। कृषि उपज मंडी में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग लगातार उठ रही है। पिछले 6 महीनों से परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आक्रोशित आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन किया। आशा उषा कार्यकर्ता संगठन ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। समस्याओं को सुलझाने में उनकी जरा भी रुचि नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोप लगाया कि आशा उषा कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। परिवार नियोजन के प्रोत्साहन की राशि पिछले 6 महीनों से प्रदान नहीं की गई है। 24 तारीख को भोपाल चलो। हम सभी आशा कार्यकर्ता काफी लंबे समय से कई बार सूचना दे चुके हैं, कई बार अपनी हड़ताल कर चुके हैं, कई बार हमने प्रदर्शन भी कर चुका है। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी हमारी बात को ना समझते हुए हमें ही डराने की कोशिश करते हैं। और अभी हमने हाल ही में शनिवार के दिन हमने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने ये कहा गया था कि जिले की जो भी अधिकारियों के द्वारा समस्या है, जिन्होंने भी हम लोगों की राशि आहरण की है और हमें समय पर उसका लाभ नहीं दिया है, स्वास्थ्य लाभ नहीं दिया, एनसीडी के जो फॉर्म थे उसको वितरण नहीं किया, आईडी कार्ड नहीं मिला, हमारा प्रोत्साहन राशि जो पिछले 6 माह से मतलब परिवार नियोजन की जो राशि है उसको नहीं दी जा रही है। विरोध प्रदर्शन के चलते सीएमएचओ कार्यालय के सामने देर तक हंगामा मचा रहा। कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाने में लोगों की रुचि नहीं है, जिसके चलते कम संख्या में वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बूस्टर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सेकेंड डोज के 6 महीने बाद ही बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। पहले यह अवधि 9 महीने थी। कोरोना वैक्सीन के सेकेंड डोज के 9 महीने के बजाय 6 महीने बाद ही अब बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के बावजूद लोगों में बूस्टर डोज लगवाने रुचि नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं। मनमोहन नगर स्थित शासकीय अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में दिन भर में बमुश्किल 15 से 20 लोगों को ही बूस्टर डोज लगाया जाता है। जिनको फर्स्ट डोज लग चुका है, हम उनको अपील करते हैं कि वो यहाँ पर आकर सेकंड डोज भी प्रोवाइड है हमारे पास, तो वो आकर सेकंड डोज भी लगवाएं। और अब गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार 9 महीने की अवधि बूस्टर डोज के लिए पहले थी, अब वो बदलकर 6 महीने हो गई है। तो जिनके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, हम उनको भी बूस्टर डोज लगवाने के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो यहाँ आएँ और लगवाएँ। बहरहाल कोविड का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। सावधानियां जरूरी हैं। बुजुर्गों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज अवश्य लगवाना चाहिए ताकि इस संक्रमण की आशंकाओं को टाला जा सके। गोहलपुर पानी की टंकी के नीचे काबिज अतिक्रमण को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को विरोध झेलना पड़ा। विकलांग संघर्ष समिति के सदस्यों ने आक्रोश जताते हुए आरोप लगाया कि एक दिव्यांग परिवार को बेरोजगार करने की कोशिश हो रही है।
गोहलपुर पानी की टंकी के नीचे सरकारी जमीन पर काबिज एक अतिक्रमण को हटाए जाने के पहले ही बवाल मच गया। मौके पर पहुंची नगर निगम अन्य क्रांति टीम को विरोध झेलना पड़ा। विकलांग संघर्ष समिति सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि एक दिव्यांग परिवार को बेरोजगार किए जाने की साजिश हो रही है। नगर निगम प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। गरीबों के मकान हटा रहे हो तो गोहलपुर और मदन महल पहाड़ी पर ग्लोबल कॉलेज भी है और वो बैंक और होटलें भी हैं, उनको क्यों नहीं हटाया आज तक आप लोगों ने? नहीं, तो ये गरीब की दुकान क्यों हटा रहे हैं? हमें उससे मतलब नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि दिव्यांग परिवार को गोहलपुर नगर निगम मार्केट में एक दुकान पूर्व में आवंटित की जा चुकी है। उसके बावजूद सरकारी जमीन पर दुकान लगाए बैठे हैं, हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। नीलामी में हो रही देरी के कारण पुलिस थानों में जब्त वाहनों का अंबार लगा हुआ है, जो स्वच्छता अभियान को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। सड़क दुर्घटना, चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में जब्त वाहन थानों में खड़े खड़े कबाड़ हो रहे हैं। इनमें 2 पहिया वाहनों से लेकर बड़े वाहन तक शामिल हैं। पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन नीलामी प्रक्रिया की कागजी कार्यवाही में उलझ कर रह गए हैं, जिसके चलते पुलिस थानों में जब्त वाहनों का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता अभियान को भी पलीता लग रहा है। कबाड़ हो रहे वाहनों के कारण पूरा थाना परिसर बदसूरत नजर आ रहा है। बहरहाल समय पर नीलामी हो जाए तो पुलिस को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। वहीं थाना परिसर के भी साफ स्वच्छ नजर आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।